हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग। अब हम थोड़ा अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं आर एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको। और यहाँ पर एन जो है यूजुअली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन इज इक्वल टू 2 या एन इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि R2 एंड R3, तो ये जिस यूनिट का जो नाम है R2 एंड R3, उसको एक्चुअल में अब समझेंगे। कुछ अलग नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, ये पता है आपको। हम इसको एक तरह से रिवाइज करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दे। जब भी आप यहाँ पर आर एन लिखा हुआ पाए तो उसका मतलब आप समझे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मानते हैं जैसे R3 है, हमें पता है कि R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेस में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी P है जो कि R³ से बिलोंग करता है, सॉरी क्यूब नहीं, R3 से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो P है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अ पॉइंट इन स्पेस, अ पॉइंट इन स्पेस। अब मानिए कि ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, क्या इसी तरह से सिलेंड्रिकल के लिए भी होगा कुछ, या स्फेरिकल के लिए भी कुछ होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि हम ऑर्डर्ड ट्रिपल से, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपल से किसी भी स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेस में कोई भी पॉइंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपल से। ऑर्डर्ड ट्रिपल से। अब क्या है ऑर्डर ट्रिपल, क्या होता है? इस तरह से हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, जैसे x, y और z। तो ये तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किससे बिलोंग करता है? R3 से। बट अगर वहीं किसी पॉइंट को अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो करें या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करें, तब क्या होगा? तो उसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। तो पहले मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे R3 ये है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल। ये है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल। और ऑर्डर ट्रिपल क्या होते हैं? वो किसी पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो R3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ABC set of all ordered triple where such that A, B and C belongs to R, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं R3 ऑफ, मतलब R3 ऑफ R मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर, रियल नंबर का सेट को, रियल नंबर के सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे? तो अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट काम किस तरह से करता है। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। आपको पता है कि ये नंबर लाइन से बने हुए हैं, और हर एक एक्सिस आपको मतलब किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? आर से, ठीक है। रियल नंबर लाइन है ये सारी। तो इन्हीं रियल नंबर पॉइंट्स के सारे, मतलब इन्हीं रियल नंबर लाइंस का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी से हमें स्पेस में एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल के लिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। सिलेंड्रिकल में जो सिलेंड्रिकल में जो प्रोडक्ट आएगा इस तरह का, वो कुछ इस तरह का आएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है? ये है आपका आर, आर एंड आर, ठीक है। 3 सेट हैं,
इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो। 3 सेट है, पूरा आर है, ये आर है और ये आर है। अच्छा, आर का मतलब क्या है कि ये इस एक्सिस पर कौन कौन सी वैल्यू ये ले सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप मान लीजिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 0 और मैं रैंडमली ले रहा हूँ ये पॉइंट, जैसे 0, π/2, π/4। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सिलेंड्रिकल में हमने लिखा है इसको ये जो सेट है, पहला सेट ये है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जो कि है p की वैल्यू, है ना। पहली वैल्यू किसकी आती है, सॉरी p बोल रहा हूँ, r की, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके किस तरह से होते हैं, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्या है, पोलर का एक्सटेंशन है, तो ये हो गया आपका r और ये थीटा। अब दूसरी बारी है थीटा की, तो यहाँ पर जो दूसरा जो सेट होगा, ठीक है, दूसरा जो सेट होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, दूसरा जो सेट होगा वो होगा आपका 0 से लेकर 2π, ये दूसरा सेट है। और तीसरा सेट सबसे लास्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, z की। तो पूरा ही ये तो z एक्सिस है, पूरा ही z एक्सिस है, तो इसको मैं r से लिख सकता हूँ, तो ये आपके पास r, ठीक है। कनेक्शन समझ पा रहे हो आप। अब उसी तरह से देख लेते हैं कि स्फेरिकल में किस तरह से लिखा जाएगा। अब स्फेरिकल में आपको पता है रो की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए होती है, दूसरी वैल्यू हमें चाहिए होती है थीटा की। तो थीटा यहाँ पर 0 से 2π, सिलेंड्रिकल जो सेम है ये। और तीसरी वैल्यू जो होती है वो आती है आपकी 0 से π, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर जो a एलिमेंट है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको चलिए इसको यहाँ से तो समझना मुश्किल होगा, यहीं से समझते हैं। तो ये जो भी r की वैल्यूज़ है ना, ध्यान रखना हमेशा r जो है किसका एलिमेंट होगा, r जो है किसका एलिमेंट होगा, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। r जो है हमेशा किसका एलिमेंट होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का। r की वैल्यूज़ जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकती है। और वहीं पर जो थीटा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो 0 से 2π, ठीक है। एंड ये आपका जो z की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर सकती हैं, पूरा रियल नंबर सेट जो है उसके मतलब पूरा रियल नंबर सेट है ना, मतलब कोई भी वैल्यू रियल नंबर लाइन पे ये अटेन कर सकती है। तो इस हिसाब से लिखा गया है कि पहला एलिमेंट यहाँ पर जो जिस भी सेट से बिलोंग करेगा वो सेट यहाँ पर होगा, देन सेकंड ये होगा, देन थर्ड ये होगा। तो इससे ऑर्डर ट्रिपल बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ना वो मैटर करता है। आप अगर इस सेम बात को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप 0 2π को आप इधर लिख दो और इसको इधर एक्सचेंज कर दो इनके प्लेसेस को, तो तब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। और स्फेरिकल में भी वही है। स्फेरिकल में आपकी पहली वैल्यू आती है रो, फिर थीटा एंड देन फाई, ठीक है। तो फाई जो है इससे बिलोंग करेगा, और थीटा जो है इस सेट से बिलोंग करेगा, और फाई जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं r इसके जगह मैं लिखता r1 r2 और r3, तो यहाँ पर मुझे ये लिखना होता कि यहाँ पर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा लिखता हूँ। यहाँ पर मुझे ये लिखना होता कि ABC सच डैट A बिलोंग्स टू r1, B बिलोंग्स टू r2 एंड C बिलोंग्स टू r3, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ना समझे, जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो तीनों आर हैं वो अलग अलग हैं। आप इसको चाहो तो सब, इसको मैं सब में लिख देता हूँ इसके r2 r3, कन्फ्यूज़न ना हो बस, ठीक है। मैंने लिखा है इसको r1, यह है r2, यह है r3। तो अब ऐसा यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि r3 जो है इस जगह पर आ जाए, मतलब a जो है वो R3 से बिलोंग करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर यहाँ पर मैटर कर रहा है, ठीक है।
तो जो पहला एलिमेंट है जो आपने सबसे पहले लिखा है उसी से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो आपने दूसरी बार लिखा है उसी से बिलोंग करेगा, और तीसरा एलिमेंट जो आपने तीसरी बार लिखा उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि देयर इज़ ऑलवेज वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन R3 एंड एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको फिर से ये जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की अपने डेफिनेशन पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर या आर जो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर की बात करेंगे। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में कंप्लीट आर की वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि जो रो की वैल्यू है, ठीक है, रो की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको, ये जो रो की वैल्यूज़ जो है किस में बिलोंग करेंगी, 0 से इन्फिनिटी तक, जो कि आर के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर सेट जो है उसका। तो यहाँ पर हमें दो तरह के हम पढ़ेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर या तो 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, तो अगर आप R2 लिखते हैं तो बाय डेफिनेशन ये होगा xy सच डेट xy बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं R मल्टीप्लाइड बाय R, इस तरह से भी हम लिखते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी ये सेट हो तो सेट कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मैंने ये कहा था जैसा कि ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट है अगर कोई इसका R² का R2 का, और एक दूसरा एलिमेंट है आपका 2 1, वो भी इसी R2 सेट का एलिमेंट है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। क्लियर है ये सब बातें? आई होप आप सबको पता होगी, बस एक रिवीजन हो रही है यहाँ पर आपकी। अच्छा, वहीं पर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, तो आप बताओ कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को, और सेट के एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं R3 की डेफिनेशन पे। R3 की डेफिनेशन, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ऑफ R। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ऑफ R। ठीक है, 3 सेट होंगे R के, तो इसका मतलब 3 सेट है, तो हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको, R3। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। इसको किस तरह से लिखते हैं हम, यह है आपका R3 x y z such that x y and z belongs to R। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जो हमारा पूरा 3 डायमेंशन है ना, पूरा जो हमारा 3 डायमेंशन है, ध्यान रखना है, उस पूरे 3 डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R3 से, पूरे 3 डायमेंशन को। और हमारा जो 2 डायमेंशन है, जो इसको हम प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारा जो 2 डायमेंशन है, ठीक है ना, इस 2 डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 से। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेन के ऊपर, मैं प्लेन का एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो किसका एलिमेंट होगा? R2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस है, इस तरह से हम कहते हैं कि 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन R3 एंड एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर है आपका बेसिक ऑपरेशंस ऑन R3, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनके जो ऑपरेशन है सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एडिशन। अब एडिशन किसका होगा? क्या दो सेट को हम ऐड कर रहे हैं? नहीं। जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने R3 को लिया है ना, तो R3 से एक हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो एक एलिमेंट है आपका P, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X1, Y1 और Z1 से, और दूसरा है Q, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X2, Y2, Z2, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट किससे बिलोंग करते हैं? R3 से। क्लियर है कि ये इस तरह का जो एलिमेंट है वो R3 में ही पाया जाता है। अब एडिशन करनी है अगर हमें, तो इन दोनों की जो एडिशन होगी, मैं इसको लिखूँ P + Q, मैंने 2 पॉइंट को ऐड किया तो इसको जो एडिशन आएगा, क्या करना है कि ये जो आपका जो ऑर्डर ट्रिपल है, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है, पहला जो X1 है, उसको हम यहाँ के पहले एलिमेंट से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा X1 + X2, देन कॉमा, फिर Y1 और Y2 को ऐड कर देंगे, Y1 + Y2, देन कॉमा, देन लास्ट में Z1 एंड Z2, Z1 + Z2, इनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से तो हम करते हैं एडिशन। हमने क्या कहा कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। एक 2 पॉइंट हैं हमारे। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। अब 2 एग्जांपल हैं हमारे पास। तो पहला एग्जांपल मुझे ऐड करना है 101 प्लस में 2 - 3 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। जैसे 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 1 + 2, देन 0 + -3। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ध्यान रखना। ये मत समझना कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इसको इस तरह से लिखने का क्या मतलब है। अगर ऐसे लिखोगे तो मैथ में आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। मैथ करने में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, गलतियाँ कम होंगी। 1, जैसे 1 + 5, तो ये हमारे पास क्या आता है? 3 - 3 6, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम और देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे, मुझे दिया गया है ABC + 0 0 0। तब आप देखोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? A + 0, B + 0 एंड C + 0। तो आपको सेम वही मिल जाएगा ABC, ठीक है। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मुझे दिया गया है x, y और z। मुझे इसमें ऐड करना है -x -y -z, ठीक है। आपको पता है ये क्या होगा? x - x, y - y एंड z - z। ये 0 0 एंड 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह का जो एलिमेंट है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाली है। अगर आप आगे लीनियर अलजेब्रा जो आपका आ रहा है उसमें, चाहे अलजेब्रा जो आप पढ़ोगे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाली हैं ये बातें, तो ध्यान रखना इसे, ठीक है ना। ये होता है इन्वर्स एलिमेंट, या इसको एडिटिव इन्वर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये है एडिटिव इन्वर्स। इस पॉइंट जो आपका इस एलिमेंट का है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर 1 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए? तो ऐसी कोई वैल्यू जिसको ऐड करने पर हमें क्या मिले, 0 मिले। तो वो x क्या आ रहा है इसका, -1। तो इसका मतलब -1 इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल है आपका, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, थोड़ा कुछ पॉइंट लिखना भूल गया मैं। अगर मान लीजिए आपको इसको p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इसको -p से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। एक एग्जांपल है आपका 0 0 1 का, इसको हमें ऐड करना है इसको ऐड करेंगे हम 1 1 0 से, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वो हैं कोऑर्डिनेट्स उसको ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 0 + 1, अगेन 0 + 1 एंड देन 1 + 0। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 1 1 एंड 1, करेक्ट है। चलिए अब एक एग्जांपल और। इस एग्जांपल में हमें ऐड करना है 0.5 1 को ऐड करना है -3 0, और दूसरी जो एडिशन करनी है हमें करनी है 1 0.5 प्लस में 0 -3, ठीक है। क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है? इसने क्या किया है, और जो पेयर है इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया है, ठीक है, और दोनों में ही चेंज किया है। तो लास्ट में हमें यह भी बताना होगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। कि अगर आप ऑर्डर चेंज करके एडिशन कर रहे हो और दोनों के ही ऑर्डर चेंज कर दिए तो वो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका -2.5, और जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट इसको हम ऐड करते हैं, ये क्या आएगा 1 और -2.5। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। आप देख सकते हो 2.5 2.5 ये दोनों सेम है, बट इनका जो ऑर्डर है इन पेयर्स का वो सेम नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि 1/2 एंड -1/3, इसको आप ऐड करेंगे किससे, x y से। तो इसको ऐड करने पर आ रहा है 0 0। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इसका हमें एडिटिव इन्वर्स बताइए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है ना। हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है कि अगर सीधा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, कि आप 1/2 और -1/3 का एडिटिव इन्वर्स निकालिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिन दोनों को जो मैं जब इनको ऐड करूं इन दो एलिमेंट्स को तो वो 0 के इक्वल हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x y आपको पता है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 0 0 प्लस में सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, हाँ माइनस में 1/2 -1/3। अब हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी आपको पता हो या ना हो, बट फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 करेंगे, इसको हम प्लस लिखेंगे और नेगेटिव की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो है इसमें, जैसे 1/2 और -1/3, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 एंड ये हो जाएगा 1/3। इसको जब आपने ऐड किया तो ये आएगा -1/2 एंड -1/2 प्लस 0, और ये आ जाएगा 0 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू -1/2 1/3। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सी बातें हैं ये।
अब एक एग्जांपल हमें और करना है, एक और एडिटिव इन्वर्स हमें निकालना है। इस बार जो एलिमेंट लिया गया है वो R3 से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें -5x 4y एंड -z, इसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो कि आपका है इसको XYZ ना लिख के इधर लिख देते हैं ABC, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि सेम XYZ हो जाएंगे फिर। इसको हम इक्वल करते हैं किसके, 0 0 0 के। देन आप देख सकते हो कि आपको ABC की जो वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर वो क्या आएगी, 5x - 4y - z, -z नहीं +z, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा ये। तो एडिशन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे और देन कुछ मल्टीप्लिकेशन की भी हम बात करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हमने दो एलिमेंट्स लिए पी क्यू, जो कि किससे बिलोंग करते हैं, R3 से। एंड यहाँ पर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं, P - Q, ठीक है। या हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हमें करना ये है, जो कि मैंने अभी अभी किया भी था, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, P को हम ऐड कर रहे हैं -Q से। हम एडिशन ही करेंगे, बस करना ये होगा जो भी Q एलिमेंट है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? तो एग्ज़ाम्पल किस तरह से करना है इसको देख लेते हैं। तो जैसे दो जो P एलिमेंट है वो है आपका x1 y1 और z1, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से x2 y2 z2। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर x1 y1 z1, यहाँ पर एडिशन का साइन नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x2 y2 और z2 में, तो हो जाएगा -x2 -y2 एंड -z2। ऐड करेंगे x1 -x2 y1 -y2 एंड नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा z1 -z2। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एक पॉइंट P है जो कि है 2 2 -1 एंड दूसरा पॉइंट Q है जो कि है 5 -3 2। अब हमें क्या करना है, P - Q की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 2 2 -1, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ऐड करोगे विद नेगेटिव ऑफ -Q। तो नेगेटिव ऑफ -Q करेंगे तो हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका 3 एंड ये हो जाएगा -2। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये होगा -3 5 -3, ठीक है। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हो, x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो इस तरह की जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। क्लियर है? ऐसा बोलते क्यों है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है इसे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलने का रीज़न क्या है, कोई बता सकता है?
देखिए अक्सर किसी भी पॉइंट को स्पेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको एक वेक्टर माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है और x1 y1 और z1, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं कि एक वेक्टर है ये। ठीक है, तो किसी वेक्टर को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक स्केलर नंबर से। तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नंबर से, तो उसी को कहा जाता है कि इस वजह से हम उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो अगेन क्या करते हैं, हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट P है जो कि R3 से बिलोंग कर रहा है। देन हम अगर इसके अंदर हमने किसी नंबर A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा? हर कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके। तो ये हो जाएगा A x1, A y1 एंड A z1। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको। सिंपली अगर मैंने को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 2। ठीक है, क्या हो रहा है? सीधे इस तरह से हम हर एलिमेंट, जो हर कोऑर्डिनेट है ना, हर कोऑर्डिनेट में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 0.1 को, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 -1 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 0.1, ये आ जाएगा -0.1 और ये आ जाएगा 0.4। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और चलिए, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एग्ज़ाम्पल या एक्सरसाइज पता नहीं, बस हमें यहाँ पर फाइंड करना है कुछ। और फाइंड ये करना है कि 0.1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस एलिमेंट से। देन इसको हम ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 2 3, देन -1/2 2 4 6। ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें। तो आप क्या करोगे? 0.1 है, इसको हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.1 -0.1 एंड 4 0.4, और ये आ जाएगा आपका 069, और ये आ जाएगा आपका -1 -2 -3। ठीक है, तो तो ये हो जाएगा आपका -0.9। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका -0.1 6 -2, ये हो जाएगा आपका 5.9 एंड -2, ये हो जाएगा आपका 3.9। ठीक है, और 0.4 प्लस तो 9.4 -3 हो जाएगा 6.4। तो ये इसका आंसर है। इतना क्लियर है? अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, और फिर देन कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। इसमें हमें दिया गया है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस एलिमेंट x -y एंड z को, और इसको हम ऐड करेंगे -2 4 1। ठीक है, तो ये क्या है आपका? 3x -3y एंड 3z, ऐड करेंगे हम इसको -2 4 1। तो हो जाएगा आपका 3x -2 -3y +4 एंड 3z +1। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या हम इसी तरह से हम एडिशन कर सकते हैं R2 में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। R2 में क्या होगा? जब का z कोऑर्डिनेट हम ड्रॉप कर देंगे।
जो भी z कोऑर्डिनेट है हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। मतलब ये वाला पॉइंट जो हम ड्रॉप कर देंगे, ये वाला पॉइंट हम ड्रॉप कर देंगे, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये z कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, और ये पूरा z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसको आप ड्रॉप कर दोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ R2 के एलिमेंट्स पर भी अप्लाई होगी। क्लियर है? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ, बट इसको आपको खुद प्रूफ करना होगा। प्रूफ कर लेना। ये प्रॉपर्टी पहली है कुछ इस तरह से कि अगर मैं किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ ऑन सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, तो दो एलिमेंट हैं यहाँ पर और उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, ये सम हो रहा है, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा x1 प्लस x2 प्लस में अल्फ़ा y1 प्लस y2 प्लस में, सॉरी मैं प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये कॉमा आएगा, कॉमा में ये हो जाएगा आपका z1 प्लस z2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो R3 से। ठीक है, न्यूमेरिकल में जैसे आपने लिया 0, 1 और 2 ले लिया, और यहाँ पर -3, 2 और 5 ले लिया, इससे आप इसको प्रूफ करो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो स्केलर्स को हम ऐड करेंगे और उसको हमें किसी R3 के एलिमेंट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा, तब ये सिंपली ax1 y1 z1 प्लस में बीटा x1 y1 z1। ठीक है, ये है। देन तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो स्केलर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा a मल्टीप्लाइड बाय बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x1 y1 और z1 से। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी बताने लायक, एक्सप्लेन करने लायक, तो यह है आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है R3 से। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, अगर ये जो स्केलर है वो 0 हो। क्यों? अगर आप कहो कि मैं यहाँ पर x, y और z को 0 क्यों नहीं ले सकता, तो भाई मेरे, अगर आप x, y, z को ही 0 मानेंगे तो और भी तो एलिमेंट्स हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि x की जो वैल्यू है वो 0 और y की 0 और z की 0 ही रहेगी, क्योंकि R3 से एलिमेंट ले रहे हो आप, तो कोई भी ये वैल्यू 1, 2, 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल ये एलिमेंट नहीं होगा, a होगा, और वो a की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, किस तरह से हम एक्सटेंशन करते हैं, आपको हो सकता है कि आपको 2 डायमेंशन से आपको 3 डायमेंशन में काम करना हो, हायर डायमेंशन में आपको कैलकुलेशन करनी हो, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जैसे R4 का यूज़ कर लेंगे, है ना। R4 क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ तो सारी यही लगनी है, बस उसके एलिमेंट्स में जो आपके कोऑर्डिनेट्स ऐड होते जाएंगे। जैसे R4 के लिए कहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा x1, x2, x3, x4 such that x1, x2, x3 एंड x4 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो एलिमेंट्स में कोऑर्डिनेट्स बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहने वाली हैं। तो ये सब था, बहुत ही सिंपल वीडियो होगी आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।